4 कक्षा 7 की बुक है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी से लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य में पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासकों अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राट के एक लघु चित्र 1702 से 12 मध्य में तैमूर और उसके दाहिने और उसका पुत्र मीरान शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिने ओर तीसरी, चौथी और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और इसके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जन्म से अधिकार के रूप में करते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल के दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और
दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 को मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम सिखों अध्याय 8 और 10 एवं मेवाड़ अध्याय 9 के संबंध पर भी गौर करें। सफाविद से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया? 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत के 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्र के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी एवं उसके अफगान समर्थक को हराया। 1527 में खानूबा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थन को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूत को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 56। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान का महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक घटना से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में, इस जिस साइड में बगल में जिसमें इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसने उसके शासनकाल को 3 इस तरह का अकबर था ना। ये देखो, शुरू से देखते हैं। बाबर देख लिए, मुगल सम्राट ये हो गया बाबर। हुमायूं का चित्र नहीं है, ये हो गया अकबर। बाबर ना, हुमायूं, ये अकबर। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। अपने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोहियों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ एवं 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात कैसा अकबर था यार। अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा से अभियान चलाया, जिनमें 1579 से 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। सफाविदों का हराकर कंधार पर कब्जा किया गया।
और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियान की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। उसके बाद सिखों अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां के हाशिए पर धकेलने के प्रयास किया, जो असफल रहे। शाहजहां दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी के विद्रोह किए और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेल की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेबों की विजय हुई और दारा शिकोह समेत अन्य 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1607 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाइयों और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों के मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों के मुगलों के हाथ से। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपना अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्यों में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। काबुल, कंधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, सिंध, अजमेर, चित्तौड़, गुजरात, मालवा, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उड़ीसा, गोंडवाना, इलाहाबाद, पटना, बंगाल। उत्तराधिकारी का मुगल परंपरा है। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? राजपूत के साथ मुगलों की सदियाँ। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां का एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध पुत्र कर दिया। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरण को पढ़िए और मुगल राजकुमार के विद्रोह जुड़े प्रमाण पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही या ज्येष्ठाधिकार का शहदायाद था?
मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण था। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने के परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखो। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उनके शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में अपने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद 1, पद 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिक का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु 5,000 जात वाले कराना जात की श्रेणियाँ 5,000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदार की संख्या 79 हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि राज का खर्चा बढ़ गया। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरें से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर चित्र 6 शाहजहां के राजकाल में एक लघु चित्र का ब्यौरा, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते ऐसी स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल में अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगल की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया या स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम की मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर
फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने को इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थितियों में प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों से संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोही कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी में आखिर से ऐसी किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी। अकबर नाम और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्द में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण। अकबर की नीतियाँ। नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन का मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था जैसा कि बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और अधर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी का। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर के विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह बाह के रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा गया। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उद्दत और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह के इस युग के सर्वोत्तम महिला बने। मातान्धता ऐसा व्याख्या का कथन जिसका अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिया। साम्राज्य के प्रति इनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 के अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइटों, पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएँ इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श को अकबर ही समझे बिन समझ बनी। विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। यह अनुभव अकबर के सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। अपितु इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए इस चित्र में क्या आप जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं? इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र के एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू हो जा सकती थी और जिसने केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार को आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर के मदद की। शासन के इस पद्धति को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ
हम्म। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद कार्यों के लिए चुना गया। रज्मनामा, जो महाभारत की फारसी अनुवाद है, में महाभारत के घटनाओं का विशिष्ट चित्रांकन है। सुलह-ए-कुल, अकबर के सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की जगह, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णु का मार्ग बंद था। यहीं सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसके सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने ऐसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देती थी। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब था, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानी थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजी ने बगदाद, इराक भी हाथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इसे नौसेना के पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादस्थ रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। कल्पना कीजिए, बाबर अकबर बनने के समय
शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें आपके पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता हो, आप अपने राज्य की स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। चैप्टर 4 समाप्त होता है। दो मंदिरों के शिखरे में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर शिखर से दुगना ऊंचा है? ये तो हो गया मंदिर का गर्भगृह किस तरह से बना रहता है जो। फिर क्या है? 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चित्र 2 और चित्र 2 की तुलना की तुलना में चित्र 5 और 5 से करें। मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के बाहर मेहराब की आधारशिला पर डाल दी जाती थी। डाट निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट के प्रयोग बढ़ गया। यहाँ ऊंचे श्रेणी के सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता और तेजी से होने के लगा। चित्र 6 का निर्माण स्थल पर एक नज़र डालिए। मेहराब की विशुद्ध रूप। अल्लाह दरवाज़ा का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुतुब इस्लाम मस्जिद दिल्ली आगरा के किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी उसे अकबरनामा से लिया गया। बताए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। मंदिरों, मस्जिदों और हौज का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक का शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर के लिए को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम से काफ़ी मिलते जुलते थे। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशाल मंदिर का निर्माण राजाओं के करवाया था। मंदिर का लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा नस्तों के देवी देवता। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों से इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके देवताओं को न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान को वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली का एक मस्जिद में अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को ये लिखा। मुगल बादशाह शाहजहाँ, एक शाही वास्तुशिल्पी। मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहास ने शासक को साम्राज्य का धर्म का कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। करण मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो ये तो पढ़ लिए। फिर करा अपनी नई राजधानी शाहजहाँआबाद 1650 से 56 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। कह रहा है ना कि शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने इस व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण के शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलते राजनीतिक के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा घनिष्ठ
व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज की ख्याति मिली। फारसी शब्द जल का महत्व आबाद और आबादी अब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ पानी। आबाद सब जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसके एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या का समृद्ध होना ही है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौज और जलाशय का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली पूना एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा के व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इस अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः समान लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद जिस चित्र 7 में जमा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दे अथवा गुरुद्वारे सिखों को एकत्रित होने और उपासना का स्थान चित्र 8 का एक हिस्सा होते थे। करना हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। करा मंदिरों को क्यों नष्ट नहीं किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती थी कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने पराया ऐसी शासक इमारतें कराना इमारत पर निशान साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजसेना प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा कि बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ों वहाँ ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहली शासक सेनादित्य ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध को स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। इस अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा से कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी के एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों के प्राप्त काली मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ तट का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों को उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620 से 1634 में लाल महल बारी में चारबाग के तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनी के नीतियों के किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी? बाग और मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली चित्र 9 में देखे जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे से सबसे पहले बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद
जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विशिष्ट के परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। काबुल के चारबाग का खाका बनाते बाबर के 1590 का एक चित्रकारी ध्यान दे कैसी रास्ते में एक दूसरे को कटाती नहरें चारबाग योजना की विशेषताएं बनाती है। 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? शासक और इमारत। चित्र 12 दिल्ली के दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों में मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किवाला नमाज़ के दौरान मुसलमानों के सामने ही दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति और उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकला की अभिलाषणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बालुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा की जड़ाऊ काम के लिए एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसके पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंची और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेगा। शासक के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहास का नदी तट भाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग में बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग के उपयोजना बनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग के इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों पर की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ इस वास्तुकलात्मक रूप से को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहाँ ने उसने जो नए शहर निर्मित करवाया उसे शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दार्शनिकों को ही नहीं। आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। शासक और इमारतें। जरा एक नक्शे में आगरा के नदी के तट पर शहर का पुनर्कल्पित दृश्य ध्यान दे कि कैसा यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों का बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर चित्र 15 में दी गई है। दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा के योजना से करें। रहना 1850 में शाहजहानाबाद का एक नक्शा बादशाह का निवास कहाँ शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग में जमी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? हमारे अतीत कराना तक पहुँच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र तथा साम्राज्य 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गज सलाहों पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 में देखें मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों के वास्तुकलात्मक शैली। फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों
से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसे कलात्मक रूप में वास्तुकलात्मक शैलियाँ के संसेचन में वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। 2-4 से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला का यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान, खुरासान से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया था। मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण के क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण कराया। मुगलों का यह बंगला गुंबद अध्याय 9 से 11 और चित्र 12 देखे इतना पसंद आया था कि इन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य द्वीप क्षेत्रों में प्रभाव से स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता में को धूमिल हो जाने के बाद भी उनका आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली के निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। आसमान छूते चर्च 12 शताब्दी के फ्रांस और आरंभिक भवनों की तुलना में आरंभिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली का विशिष्टताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों को चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्प दूर से ही दिखने वाले ऊंचे मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरण में से एक पेरिस का नाइट्रेड्रम चर्चा में 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। आप शिल्पकार हैं। आप ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर 20 बांस और रस्सी का सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे का अभिलेख लगाना है। आप कैसे कार्य करेंगे? बीज शब्द पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाएं। ये चैप्टर समाप्त हुआ। चैप्टर 5 समाप्त होता है। अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। चैप्टर 6 है ये। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसे आकांक्षाएं रखता होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, यह एक प्रशासनिक केंद्र या वाणिज्यिक शहर, एक पत्थर नगर अथवा किस पर अन्य प्रकार के शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र में थे। मानचित्र 1 मध्य और दक्षिण भारत व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र पुष्कर, वृंदावन, अजमेर, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजर, कमालपुरम, मछलीपट्टनम, फिर सोमनाथ, बम्बई, कहाँ के है जो प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था की यात्रा पर चले। वर्ष के 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजाराज पेरुतचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपना नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिरों के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिनके कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों को अपने दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों के हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियाँ
बनाने का कपड़ा, राजा और विजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र के जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लाई ने स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तरकाश मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घाट धातु का दीप बना रहे हैं। आपके मत से लोग तंजावुर के एक महान नगर को क्या मानते थे? मंदिर नगर तथा तीर्थ यात्रा। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों की भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय आर्थिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों द्वारा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिरों दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। आपके मत के लोग तंजावुर का एक महान नगर क्यों मानते थे? ये संतोषी है। फिर एक कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रंगे टीने के मेल से बनती है। घंटे धातु में रंगों का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ अध्याय 2 में देखें। लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे में उसकी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उससे निकली प्रतिमा को साफ कर चमका दिया जाता था। आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग में क्या क्या लाभ थे? मंदिर के कर्ताधर्ता। मंदिर के धन व्यापार व साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश के भिला स्वामिनी भिलसा का या विदिशा और गुजरात के सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तथा नगर तमिलनाडु के में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तीर्थस्थल में भी धीरे धीरे आकाश मूर्ति जिसमें कृष्ण को नागा राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया। तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गया। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नामलई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी और आगे चलकर मुगलों के शासन में बसूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 भी देखिए। यह 12वीं शताब्दी में बस गए और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे। अपने जिले के नगरों की सूची बनाए और उनका प्रशासनिक केंद्र मंदिर नगरे तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करे। छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में हुआ। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहे जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें से ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हाट बाद में हाट कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, सकरों बनाने वालों, ताड़ों बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो
नगर से अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलाबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों से कर तथा अनेक व्यापार उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं बाजारों पर कर। यह राजस्थान से प्राप्त एक शताब्दी लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के सारांश है जिसमें शुल्क दिए गए और जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुकार के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंगा, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इनके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वाले अल्प आशाबाको तेल, पशु चारे और अनाज के बोरे पर भी लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। इनमें बंजारे लोग देखिए अध्याय 7 भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संग बनते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनके ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं के बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राजाओं तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में प्रवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। वे व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बना गए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों से कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सेना और हाथी के दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिम तट के किन नगरों में अरब, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में पहुंचाते थे। उनका व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़े बहुत लुभावन होता था। ये चीज़ ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इस बारे में हम शीघ्र से आगे पढ़ेंगे। कराना कि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोग तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार में इस आवाजाही का नगरों तथा गाँव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाए। काबुल अपने पहाड़ियों और विषमभूत दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो की एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टैबनीरियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये में होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझ जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँट पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी
बिक्री के लिए लाए जाते थे। नगरों और शिल्प बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गई। पंचाल अर्थात पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार कसेर लोहार राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा राजमहल, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशय के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकुलोर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण में संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञ को आवश्यकता होती थी। पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले ही अपेक्षा विस्तार तथा महल की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इस शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडर से पता चलता है कि उस शहर की किलाबंदी ऊंची कोटि की थी। किले की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किले भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। गूंथा है पत्थरों को। एक किलाबंद नगर। करा किलाबंद नगर एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार के गुजरते, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा, जो दीवारों और बुर्ज के सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों के दीवारों जैसे नदी बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का नमूना है, जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों का अत्यंत सुंदर कतारें, जिनकी छतें सपाट चपटी है। आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? कारण अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशय एवं नहरों का निर्माण काफ़ी रुचि से ली। माल देवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले जंतरा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल सेतु और नगर द्वारा बगीचे और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। हम्पी के वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वह सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिन्हें कमल और तोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजयमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारी के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और देवदासियों, विरूपाक्ष शिव मंदिर, अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देवी प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाती है, उन दिनों हम्पी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी
मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। हम्पी के बिठूल मंदिर का पत्थर का बना रथ, ये क्या है? अपने शासनकाल में विजयनगर शासकों ने जलाशय एवं नहरों का निर्माण काफ़ी रुचि से ली। माला देवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण कराया। कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील का निर्माण के लिए किया, जहां से जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। हाँ हो गया। ये सत्कार करता था। अधीनस्थ व्यापारियों के नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर के पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंभात और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बना गया। सूरत और मुझ का खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार तथा सूरत के मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से ही यहाँ रवाना होते थे। सूरत के संवदेशीय नगर था, जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेजी इतिहासकार ओ विगिंटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़े थोक और फुटकर कीमतों पर बेची थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा, किनारी और जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और अल्प असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों की दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों से मान्यता प्राप्त थी। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज कर रहती है। हुंडी के कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। किंतु 17वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में सूरत का भी आधा पतन प्रारंभ हो गया। इसके कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बजरी तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और वर्तमान मुंबई में प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौरा। मछलीपट्टनम लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर जस्टन। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों को मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परमपुज ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है। ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यह जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिसमें व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे यहाँ हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, यहाँ उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। और औरंगजेब, अंग्रेज़ों और हॉलैंड वासियों ने मछलीपट्टनम को अपनी बस्तियाँ बसाने का निर्णय क्यों किया? गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों के बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वह व्यापारी पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारियों समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों
फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमिटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जहां मुगलों ने गोलकुंडा तथा अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों के आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने का समस्या खड़ी हुई, कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश में उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई। कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। 18वीं सदी के दौरान उसका आधा पतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण से नगर के अधिक कुछ नहीं है। नए नगर व्यापारीकरण 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारी उद्देश्यों के मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोपीय और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल्ला गफूर और बीरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया तथा अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसे वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इसमें इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों को स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पीजन पेशगी का प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि जिन यूरोपीय एजेंटों में पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनने होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने से स्वतंत्र नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं के मांग के अनुसार बनने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम के शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई के एक सड़क नगर व्यापारी और शिल्पीजन वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने का इच्छा से प्रेरित था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा का पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वर्ष 1948 में 1798 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज एक अन्य सुपरिणाम निकाला, जिसकी किसी आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चित किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहीं आते रहे और उन्हें मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों के पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया।
कल्पना करें आप 17वीं शताब्दी में सूरत की पश्चिम एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसे तैयारी करेंगे? अध्याय 6 समाप्त होता है।